नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में हम 28 जून के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो प्रीलिम्स के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट होंगे ही और डिफरेंट एग्जाम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो फर्स्ट न्यूज़ है, नागालैंड ने एजुकेशन का इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो प्रभाव बच्चों की एजुकेशन पे पड़ा है वो उनको ज़्यादा इफेक्ट करेगा लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे। ठीक है, और जो चेंजेस लिए हैं हमने ऑनलाइन एजुकेशन और इन सब के, और इनके साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। ये नीड है सोसाइटी की। क्या पता ये चीज़ें आगे भी आए। और ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है कि हम दूर दराज तक भी एजुकेशन को पहुंचा सकते हैं। जहां पर स्कूल्स नहीं बन पाए अभी भी, वहां हम एक कनेक्शन के थ्रू भी ऑनलाइन एजुकेशन पहुंचा सकते हैं, जिससे बच्चे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो पाए। तो क्या नागालैंड ने इनिशिएटिव लिया है? जो नागालैंड की गवर्नमेंट है, उन्होंने कोविड-19 के पेंडेमिक में जो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने जिस हिसाब से एजुकेशन पे काम किया है वैसे ही वो काम कर रही हैं। कैसे? टेली ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम चलाए हैं उन्होंने। अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव रिमोट लर्निंग, कि मतलब बच्चा घर बैठकर ही अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। इतना तो कर सके वो, जो पिछले नेक्स्ट ईयर का सिलेबस है उसे वन हाफ कंप्लीट कर सके या वन थर्ड कंप्लीट कर सके। तो मैं जो ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एजुकेशन रिपोर्ट जो आई थी, उसमें ये कहा गया था जो लर्निंग है इंटरनेशनल एजुकेशन की, उसने बहुत अच्छा काम किया है क्राइसिस के टाइम भी। दोस्तों, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे काम कर रही है, जिससे जो लोकल की चीज़ें हैं, लोकल डेवलपमेंट है, उसका आगे की तरफ बढ़ पाए। टीवी और रेडियो एजुकेशन दी जा रही है दूरदर्शन केंद्र के द्वारा कोहिमा, और ऑल इंडिया रेडियो कोहिमा के द्वारा। कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है। डिजिटल कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन करा जा रहा है यूट्यूब चैनल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि जो अराउंड द वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम को इस टाइम रेस्पॉन्स मिला क्राइसिस के दौरान, उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपर्टाइज थी हार्वर्ड ग्लोबल एजुकेशन इनोवेशन इनिशिएटिव की, 100 की, द ओईसीडी का मतलब है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट की। उनके जो डायरेक्टरेट हैं एजुकेशन एंड स्किल के, उनकी बहुत कोऑपरेशन थी कि हमें क्राइसिस के टाइम भी एजुकेशन को निरंतर रूप से लोगों तक, बच्चों तक कैसे प्रदान करना है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप एजुकेशन ग्लोबल प्रैक्टिस की भी बहुत मदद मिली इसमें। रिपोर्ट के अंदर यह बात कही गई है। दोस्तों, 3-4 चीजें ऐसी होती हैं जिसमें लाइफ में कभी भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए नेशन के अंदर। फर्स्ट थिंग, आपकी एजुकेशन। जो एजुकेशन है वो सोसाइटी की नीड होती है। सेकंड, हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम हमें हमेशा से अच्छे से मेंटेन करते हुए चलना चाहिए, जिससे एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक और अदर डिजीज हमको इफेक्ट ज़्यादा ना पड़े। और तीसरी चीज़ जो होती है टेक्नोलॉजी, कि आप नए नए एडवांस आर्म्स खरीदें, टेक्नोलॉजी को डेवलप करें। तो इन 3 चीज़ों पे देश डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ है चेंज इन ईपीएफओ प्रोविजन। अब ईपीएफओ ने क्या ईपीएफओ की फुल फॉर्म है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या हुआ था, जब लॉकडाउन लगा कोविड-19 की वजह से, तो गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट शेयर करती है फंड में एक एम्प्लॉय की, वो 10% कर दिया था 12 से, मतलब 2% कम कर दिया था। अब गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है उसको देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो था, उसने इस बात को कहा कि जो हम पहले 10% देते थे, पहले जो था वो 10% था, अब 12% कर दिया है। तो 12% तो एम्प्लॉय देता है और 12% गवर्नमेंट देगी, तो 24% उनके फंड में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो किसी की सैलरी जितनी भी होती है, मान लीजिए 1000 सैलरी है, तो उसका 12% ये जो एम्प्लॉयर है, जो नौकरी कर रहा है, वो फंड में देता है, और 12 इतने ही रुपए गवर्नमेंट देगी। तो इस वजह से फंड आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट? 10 से 12 क्यों करा? जब पैसा ज्यादा जाएगा तभी तो लिक्विडिटी आएगी कंट्री के अंदर, तभी तो जो चीजें खरीदने की क्षमता है इंसान की वो बढ़ेगी। तो इस वजह से गवर्नमेंट कर रही है, और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ये लागू करा गया है।
ठीक है, इसमें वही बात कही गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन था वो रिड्यूस कर दिया था 12 से 10 मई जून जुलाई के लिए, जितने भी इस क्लास के ऑफिसर थे उनके लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, सिर्फ सेंट्रल और स्टेट, एक मिनट, सेंट्रल और स्टेट पीएससी को छोड़ के, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को छोड़ के। इसमें कहा गया है जो रिड्यूस रेट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के शेयर्स हैं। मतलब इसमें सिंपल ही चीज ये है, जो एम्प्लॉयर 12% देगा, 12% सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अपना योगदान देगी उसके फंड में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो इंक्रीज है होम सैलरी के अंदर वो बढ़ेगा। अब सैलरी बढ़ेगी किसी इंसान की तो उसके खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, वो किसी दुकान से तो सामान खरीदेगा ना, तो जो मनी का सप्लाई है दोस्तों वो चलेगा। इसको कहते हैं मार्केट चेन बनेगी पूरी एक। ठीक है, जो इसमें कहा गया है जो पीएफ स्कीम है उसमें नॉन रिफंडेबल एडवांस को रखा जाएगा, ऐड करा जाएगा, या तो उनकी सैलरी का 75% या 3 महीने का वेजेस। ठीक है, दोनों में से जो कम होगा वो रखा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है संकल्प पर्वा। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक इनिशिएटिव है कि संकल्प पर्वा क्या है देखते हैं दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने संकल्प पर्वा, इसमें कहा गया है जो प्राइम मिनिस्टर ने इसको मतलब ऑर्गेनाइज किया, कॉल किया 28 जून से लेके 12 जुलाई 2020 तक, जो हमारे 5 ट्री हैं उनको हम हर्बल हेरिटेज कंट्री का रिप्रेजेंट करेंगे। कौन कौन से 5 ट्री ये पूछा जा सकता है संकल्प पर्वा में, किन किन ट्रीज को और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। बरगद, आंवला, पीपल, अशोक एंड बेल, तो हम इनको हर्बल हेरिटेज की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। दोस्तों जो औषधियां हैं, जो आयुर्वेदिक चीजें हैं वो बहुत एडवांस लेवल पे हैं, उनकी रिसर्च होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। एकदम से हमें किसी जो मेडिसिन्स होती हैं उनकी तरफ मूव नहीं करना चाहिए, अपनी जो आयुर्वेदिक चीजें हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, तुलसी, हल्दी, काढ़ा, इन सब चीजों का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज है एट वन क्लिक इनिशिएटिव। ये गुजरात की गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है जो एमएसएमई को इफेक्ट करेगा। देखते हैं क्या कैसे एमएसएमई के लिए बेनिफिट होगा। ये गुजरात गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है एमएसएमई के लिए और जो बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े उद्योग हैं उनके लिए। इसमें कहा गया जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा तो इनका जो व्यापार में बाधा आई उसको दूर करेंगे। किस प्रकार से कि 1359 करोड़ 1369 करोड़ का फाइनेंशियल एड दिया जाएगा एमएसएमईज को। और जो बड़ी उद्योग यूनिट्स हैं जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ट्रेडर्स थे, एमएसएमईज थे और बिगर इंडस्ट्रीज थी और बिजनेसेस थे वो मोटिवेट हों और अपने काम को, जो उनका पुराना उद्योग है उसको बंद ना करके उसे रिस्टोर करें, जिससे उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे। और सेकंड क्या है, जो सेक्टर को एनकरेज करने की बात है, जिससे वो कोविड-19 के जो चैलेंज आया है उससे बाहर निकल पाए और कोविड-19 में भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाए अपने आप को बेहतर करने के लिए। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि 768 करोड़ डायरेक्टली बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे 12,247 एमएसएमईज को और 1.3 लाख लोन एप्लीकेशंस एमएसएमई और अदर इंडस्ट्रीज की रिसीव करी जाएंगी। स्टेट के अंदर आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट काउंसिल है, इस पर क्वेश्चन पूछ चुकी है यूपीएससी। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत आती है दोस्तों। ठीक है, किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर। जो डिपार्टमेंट किस मंत्रालय के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। इसके एरियाज क्या क्या है कि एग्रीकल्चर बिजनेस कैसे बढ़े, इकोनॉमिक सर्विसेज कैसे बढ़े, मतलब आप नाम से पता करिए, नेशनल प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब है कि हम
पर्टिकुलर इंडिविजुअल की और पर्टिकुलर एरिया की, जिस चीज में वो फेमस है या जो चीज वहां पे उगती है उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा पाए, कम लागत में ज्यादा चीज का उत्पादन होना। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का कैसे मैनेजमेंट कर पाए जिससे हमें प्रोडक्टिव रिजल्ट्स मिले। एनर्जी मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, तो ये इन सब के इनके एरियाज हैं जो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं। विजन क्या है कि वही सेम बात कि प्रोडक्टिविटी जो है स्टेट की उस सर्विस में उसको हम कैसे इंप्रूव कर पाए जो कि इंडियन इकोनॉमी में अपना योगदान दे सके और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव में भी अपना एक जगह बनाए। हमारे देश में दोस्तों चीजें बहुत हैं लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में वो अपनी जगह क्यों नहीं बना पाई, क्योंकि प्रचार में कमी है। ठीक है, हम उस चीज का मार्केटिंग अच्छे से कर पाए जिससे वो ग्लोबल नेटवर्क में जुड़ पाए चीजें। और मिशन क्या है इसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो कंट्री के अंदर जिससे प्रोडक्टिविटी को एनहांसमेंट मिले। ऑब्जेक्टिव इनोवेशन, ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े। ये सिंपल चीजें हैं, अगर पॉइंट्स में आएंगी तो आप इसे कर देंगे। इकोनॉमिक, एनवायरमेंट और सोशल, ट्रिपल बॉटम लाइन पे ये काम करती है। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, एनवायरमेंट प्रोडक्टिविटी, हम एक तरफ इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं और एक तरफ एनवायरमेंट को खत्म कर रहे हैं, तो ठीक बात नहीं है, हमें दोनों को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। और सोशल प्रोडक्टिविटी, जो ह्यूमैनिटी है, सोसाइटी है, उसका एक पॉजिटिव माइंडसेट हो बिजनेस की तरफ। ठीक है, और जो कल्चर है हमारी सोसाइटी का और जो कॉन्शियसनेस है उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो, और डिफरेंट मल्टीपल टूल्स टेक्निक्स जिससे मल्टीप्लायर इफेक्ट हो पाए कि जो चीज बने उसका नीचे तक चेन की तरह वो रोटेट हो पाए। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री सर्विसेज को और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को अपने रूल्स लाइंस की कैसे आपको कार्य करना चाहिए जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, ट्रेनिंग देती है, कंसल्टेंसी देती है और रिसर्च की बातों पे ध्यान देती है ये काउंसिल। ठीक है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करती है कि डेवलपिंग प्लेटफॉर्म जो है हमारी सोसाइटी के रिसर्च में उसका एक कोलैबोरेटिव हम डेवलपमेंट कर पाए कि हर क्षेत्र में बढ़िया से उत्पादन हो और लोगों तक वो चीज पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये सिंपल बातें लिखी गई हैं कि रिकॉग्नाइज करती है प्रोडक्टिविटी चैंपियंस, अवार्ड एविलेशन देती है जो अच्छा काम करता है, नेशनल प्रोग्राम को, स्कीम्स को ऑर्गेनाइज करती है ये काउंसिल, और ट्रैकिंग करती है कि किस हिसाब से ट्रेंड बढ़ रहा है, किस क्षेत्र में हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल आउटरीच भी रखती है कि प्रोडक्टिविटी को गेन कैसे करा जाए, और कॉम्पिटिटिव डाटा भी कलेक्ट करती है अक्रॉस द सेक्टर, स्टेट और नेशनल लेवल में, कि मतलब कौन सा सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर, कौन सा सेक्टर किस रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, और पूरा एक वेब बेस्ड मैनेजमेंट भी ये कंट्रोल करती है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। आप इसके ऑब्जेक्टिव्स याद रखिएगा, किस मंत्रालय के अंदर आती है और किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है ये। नेक्स्ट न्यूज है नवरक्षक पीपीई, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। ये आगरा के एक डॉक्टर ने बनाया है जो एक बहुत बेनिफिशियल है हमारे डॉक्टर्स के लिए और जो पीपीई किट्स को यूज कर रहे हैं। क्या है, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसे साइन करा है और लाइसेंस एग्रीमेंट दिया है जो मैन्युफैक्चरिंग कैसे मैन्युफैक्चरिंग हुई इस पीपी सूट की, जिसका नाम रखा गया नवरक्षक। ये आगरा बेस्ड एपलर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है इंडियन गारमेंट कंपनी के द्वारा। दोस्तों अब इसके बारे में पता करते हैं नवरक्षक पीपीई के बारे में। ये जो डेवलप करी गई है डॉक्टर अर्नव घोष, दो एक नेवल डॉक्टर है। नेवल मतलब आपकी जो थ्रोट है इन सब के डॉक्टर हैं, और इनकॉपरेटिव करी गई है। इसमें सुपीरियर क्वालिटी का ब्रीथिंग फैब्रिक है जो इनोवेशन डिजाइन करा गया है इनोवेशन एलिमिनेट्स के द्वारा जो कॉस्टली भी टेपिंग हुई है इसकी, और एक सीलिंग करी गई है सीम पर जो अदरवाइज जो पीपी अवेलेबल है मार्केट में उनसे अलग तरीके से इसको बनाया गया है।
ठीक है, एक सिंथेटिक फैब्रिक यूज करा गया है, सूट सीम, मतलब एक एडवांस चीज को बनाया गया है, क्योंकि पीपी किट्स की जरूरत पड़ने वाली है आने वाले 2-3 साल तक, जब तक वैक्सीन नहीं बन पाती। वैक्सीन पे रिसर्च चल रही है, लेकिन एक टाइम पीरियड लगता है हर चीज में, तो उस पर ही टाइम लग रहा है कि कैसे हम इसको ला सकते हैं अच्छे से वैक्सीन को, जो गलत इफेक्ट ना करे। ठीक है, इसमें सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन भी बनाया गया है, जो कंफर्टेबली काम करवा सकेगा डॉक्टर से और नर्सेस से। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट है साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का, जो मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा दोस्तों, विजन क्या है इसका, कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन बना सकें, जिससे लोगों तक, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो कार्य गवर्नमेंट कर रही है वो जनता तक पहुंच पाए। ये हमारी सबसे बड़ी लैक रहा कि हम ट्रांसपेरेंसी नहीं दे पाए सोसाइटी के अंदर, और एक जो अवेयरनेस थी वो नहीं फैला पाए, हमको वो और अच्छे से फैलानी पड़ेगी। मिशन क्या है कि डेवलप करे, नर्चर करे, कमर्शियलाइज इनोवेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में अच्छे से टेक्नोलॉजी की तरफ काम करें, और सेंसिटाइज करे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन को और इंडस्ट्रीज को, जो टेक्नोलॉजीज की तरफ काम करती हैं, जिससे हमारा एक कमर्शियलाइज मार्केट बन पाए दोस्तों। तो ये हमने 28 जून के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रखा है। ठीक है, मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूं दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।